हेलो दोस्तों, नमस्कार। संबल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण का जो 7 यूनिट है प्री की, उसको डिस्कस करना है। और इसमें देखते हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि जैसे क्वेश्चन कोई भी पीएससी में अगर पूछता है तो हम लोग को यहाँ से कवर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का एक सामान्य सी हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का जो अवांछनीय जो परिवर्तन होता है, जो अवांछनीय तत्वों का जो समावेश होता है, उसको हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो पर्यावरण में किसी भी प्रकार का जो अवांछनीय परिवर्तन होता है ना, जो प्रकृति के प्रतिकूल होता है, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है या तो द्वितीयक प्रदूषण क्या होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक देखते हैं कि अपने मूल रूप में, तो प्राथमिक प्रदूषक कौन से होते हैं? जो अपने मूल रूप में रहते हुए प्रकृति में क्षरण करते हैं। तो ये अपने मूल रूप में ही रहेंगे। जैसे देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ही क्या करेगी कि मूल रूप में ही रहेगी, लेकिन ये क्या करेगी? पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर DDT और फिर प्लास्टिक, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ टिक करेंगे। वैसे DDT और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लास्टिक को ही मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्राथमिक प्रदूषक निम्न में से नहीं है, तो आप इनमें से DDT हो या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या प्लास्टिक, तो आप इनको ही टिक करेंगे। फिर प्राथमिक प्रदूषक के बाद आपका आता है द्वितीयक प्रदूषक। तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? तो द्वितीयक प्रदूषक में हम लोग जानते हैं कि जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, इनसे अंतरक्रिया करने के बाद जो प्रदूषक यहाँ प्रदूषण का निर्माण होता है, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? द्वितीयक प्रदूषक के नाम से, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल कि सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। पैन का मतलब होता है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका होता है नाम। और फिर दूसरे नंबर में आप यहाँ देख सकते हैं कि ओजोन भी क्या है कि देखेंगे कि जो ऊपरी वायुमंडल में अगर समतापमंडल में ओजोन पाई जाती है तो वह जीवन रक्षक और पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। लेकिन वही ओजोन जब पृथ्वी के धरातल के पास आ जाती है, क्षोभ मंडल में, तो वह क्या होती है कि एक प्रदूषक का काम करती है। तो ओजोन क्या होगा? धरातल के पास एक प्रदूषक की तरह कार्य करती है। अमोनिया हो गया और स्मॉग हो गया। स्मॉग पूछा गया है कि स्मोक कौन सा प्रदूषक है MPPSC में। तो द्वितीयक प्रदूषक है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला कौन सा हो गया? पैन हो गया, ओजोन हो गया, ओजोन के बाद अमोनिया होगी और स्मोक हो गया। ये द्वितीयक प्रदूषक हुए। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन सा? DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लास्टिक। और द्वितीयक प्रदूषक में कौन हो गया? पैन, ओजोन और अमोनिया। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा कि जैव निम्नीकरणीय जो कौन से प्रदूषक होते हैं या बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब हो गया कि जो सूक्ष्म जो जैविक क्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है, जिनको विघटित किया जा सकता है, वो बायोडिग्रेडेबल होंगे। जैसे आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, सीवेज हो गया, घरेलू गीला जो कचरा होता है वो हो गया, और कृषि अवशिष्ट हो गया। तो आप सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा जिनका विघटन किया जाता है, उनको आप जैविक निम्नीकरणीय उपकरण के अंतर्गत जैविक निम्नीकरणीय प्रदूषक के अंदर रखेंगे और उनको आप यहाँ आंसर अपना टिक करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं जैव अनिम्नीकृत हो गया। जैव अनिम्नीकृत या नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, जिनको सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा क्या किया जाएगा? विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इनको सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा क्या होगा? जीवों के विघटित नहीं किया जा सकता है। इसमें प्लास्टिक हो गए, भारी धातुएं हो गई और रेडियो सक्रिय तत्व हो गए, सीसा और DDT। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा किनको हम जैविक जो मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल जो नहीं है वो कौन सा? प्लास्टिक हो, भारी धातु, रेडियो सक्रिय तत्व, सीसा, DDT। इस प्रकार से कोई भी भारी धातु का अगर नाम पूछता है तो वो कैसे होंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। फिर इसके बाद एक ये कंसेप्ट आता है कि जैव आवर्धन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये होगा कि जो ये द्वितीयक प्रदूषक हैं, कौन से? प्लास्टिक है, ये भारी धातुएं इसमें मुख्य आती हैं। कि भारी धातुएं क्या होती हैं कि ये जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला के साथ जुड़ जाते हैं, इसके साथ जीवों के खाद्य श्रृंखला के साथ जुड़ जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के जुड़ने के साथ जीवों के शरीर में संचित हो जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं DDT, ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें वायु प्रदूषण क्या होता है। तो वायु प्रदूषण देखिए कि वायु प्रदूषण किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन वायु में होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है।
इससे क्या प्रभाव होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, अम्लीय वर्षा और ओजोन परत का डिग्रेडेशन होता है। ये 3 चीज़ों का जो इफेक्ट है वो किससे है, वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग सामान्य परिभाषा ये है कि पृथ्वी के जो औसत तापमान है, पृथ्वी के जो औसत तापमान उसमें होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसमें देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें जलवाष्प हो जाएगी। जलवाष्प के बाद कौन सी हो जाएगी, यहाँ जलवाष्प के बाद दूसरे नंबर में आपका लिखा है क्या, CO2। CO2 के बाद मेथेन हो जाएगी। मेथेन के बाद यहाँ आपका कौन सा हो जाएगी, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, फिर परफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होगा। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि कौन सी गैस, इसमें डायरेक्ट पूछेगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जलवाष्प भी है, जलवाष्प को जरूर ध्यान रखना। इसको टिक नहीं करते हम लोग, इसको ध्यान रखेंगे। फिर CO2 हो गया, CH4 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ 50% योगदान किसका हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का, और लगभग 20% जो प्रभाव होगा वो किसका होगा, मेथेन का होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। और जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जापान से है। जापान में एक शहर है क्योटो, और वहीं क्या होता है कि सम्मेलन होता है, तो वहाँ से आता है क्योटो प्रोटोकॉल, और यह एक बाध्यकारी समझौता है। तो ये ध्यान रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल कैसा है, बाध्यकारी समझौता है 1997। इसका संबंध किससे किससे है, ध्यान रखें, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें देख सकते हैं आप क्या है कि ओजोन परत के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ओजोन परत आप जानते हैं कि कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। समताप मंडल में कहाँ से 20 से 35 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। यहाँ 20 से जो 35 किलोमीटर, यहाँ ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जबकि धरातल पर एक यह क्या है, प्रदूषक का कार्य करती है, वायु प्रदूषक का। तो इसको ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि धरातल में ओजोन परत क्या है, एक वायु प्रदूषक के रूप में है। 220 डप्सन। डप्सन क्या है कि ओजोन को, लेयर को नापने की इकाई है। तो 220 डप्सन से अगर कम मोटाई हो जाती है ओजोन की तो इसको ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। तो ओजोन छिद्र क्या होता है, तो 220 डप्सन से अगर कम मोटाई हो जाती है ओजोन परत की, उसको क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र, ठीक है। ओजोन क्षरण के उत्तरदायी कौन कौन से गैसेस हैं उनको ध्यान रखेंगे। तो पहला हो गया आपका कौन सा, CFC, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, CFC होगी। CFC में क्या है, इसमें देखिए CFC है, ठीक है। CFC का यूज़ कहाँ होता है, AC और रेफ्रिजरेटर में। फिर फ्रियोन गैस हैं जो सबसे अधिक घातक हैं, फ्रियोन गैस। फिर इसके बाद एरोसॉल, और इसमें देखते हैं जो गद्देदार जो सीटें हम लोग यूज़ करते हैं मोटी, वो सीटों में से निकलने वाली गैस, और क्लोरीन। ये क्या है कि जो 5 गैसें आपको यहाँ मुख्यतः लिखी हुई हैं, ये ओजोन क्षरण से संबंधित है। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है निम्न में से, तो आपको ध्यान रखना होगा। क्लोरीन सबसे प्रमुख जो है ये इसको माना जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। सबसे प्रमुख कौन सी है, तो क्लोरीन है, ठीक है। इनको रोकने के लिए प्रयास कौन से हुए, तो वियना संधि की गई है, और वियना संधि से ही क्या होता है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आता है। और यही मॉन्ट्रियल जो कन्वेंशन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन से ही क्या होता है कि सबसे पहले ओजोन जो लेयर है इसके डिग्रेडेशन को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो आप इसका जो ट्रिक है इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ओजोन की क्या करना है, बीमा कराना है, ठीक है, बीमा कराना है। तो ओजोन की बीमा से आप वियना ध्यान रखेंगे, वी से वियना, और माँ से क्या देखेंगे, मॉन्ट्रियल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें देखिए अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है यह ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट इसका pH मान आपसे पूछा जाएगा कि इसका pH मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका pH मान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो pH मान इसका देख लीजिए कितना है, तो pH मान इसका कितना हो गया, 5.6, ठीक है। 5.6 pH मान, अगर इससे कम pH मान होगा तो वह अम्लीय वर्षा होगी। जल का pH मान 5.6 है जो प्राकृतिक वर्षा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। इसमें कौन कौन सी जो गैस हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें मिले होते हैं, ठीक है। अब देख लेते इसके स्रोत क्या है। इसके स्रोत क्या है कि जो तापी संयंत्र हैं, ठीक है, तापी संयंत्र हैं और उद्योगों में जो गैसेस निकलती हैं वो इसका प्रमुख है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को शामिल करते हैं। इसके प्रभाव क्या होंगे, इसके प्रभाव क्या होंगे कि सबसे जो
पहला प्रभाव इसमें दिखाई देगा कि जो क्लोरोफिल होता है, जो वनस्पतियों का क्लोरोफिल होगा वो कम होगा, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की स्तर कम हो जाएगा मृदा में, तो उत्पादकता कम हो जाएगी। जो प्रमुख संगमरमर से बनी हुई इमारतें हैं इनमें क्षति होगी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्टोन लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा स्टोन लेप्रोसी का संबंध किससे, तो अम्लीय वर्षा से है। फिर देखेंगे लेक किलर भी बोलते हैं अम्लीय वर्षा को, क्योंकि स्कैंडिनेविया जो देश हैं यहाँ क्या हुआ कि सबसे पहले अम्लीय वर्षा 1972 में स्वीडन में देखी जाती है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव स्वीडन में दिखाई देता है। और यहाँ जो झीलें होती हैं, जो झील है उस झील में क्या होता है कि जो पाए जाने वाले जीव हैं उनकी मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो इसलिए इसको लेक किलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा को लेक किलर के नाम से जानते हैं। और स्टोन लेप्रोसी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कौन से दो देश रहे हैं, तो नॉर्वे और स्वीडन या नॉर्वे। ठीक है, ये जो देश है स्कैंडिनेवियाई कंट्री में जो नॉर्वे आता है, और फिर कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री है, ये दोनों देश हैं सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा से प्रभावित हैं। इनके रोकने के लिए देखेंगे हेलेंस्की प्रोटोकॉल आता है 1985 में, तो डायरेक्ट पूछ सकता है हेलेंस्की प्रोटोकॉल का संबंध किससे है 1985 में। हेलेंस्की कहाँ है, और इसको आपको कमेंट करके बताना है कि हेलेंस्की किस देश में स्थित है। ठीक है, जिसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए देखते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में आप देख लीजिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो यूट्रोफिकेशन या अति पोषण, इसमें ये देखेंगे तो जो जली जो बॉडी होती हैं, चाहे झील हो, तालाब हो या तो कोई नदी है, तो वहाँ क्या होगा कि जब पोषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पोषण की मात्रा बढ़ने से शैवाल का तीव्र विकास होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्गी बूम। तो एल्गी बूम का संबंध भी किससे, यूट्रोफिकेशन से है। तो जब क्या होता है कि शैवाल तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरातल तक या जलीय सतह के धरातली तल तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे जीवों की मृत्यु होने लगती है। तो इसीलिए क्या होता है, यूट्रोफिकेशन पूछेगा पर्यावरण की कैसा है, तो ये नुकसानदेह है, जिससे तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता और जो जैव भार होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बीओडी क्या होती है, बीओडी का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि जल में उपस्थित जो जैविक पदार्थ हैं, ठीक है ना, जैसे सीवेज हो गया या तो नदी का अवशिष्ट जो नदियों द्वारा ले जाया जाता है, कृषि अवशिष्ट हो गए, तो इनके अपघटन के लिए कितने मात्रा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, वह क्या होगा कि बीओडी कहलाएगी। तो बीओडी का संबंध आप समझ गए किससे है, बीओडी का संबंध किससे है, बीओडी का संबंध है कि जलीय प्रदूषण को बताने से। ठीक है, जलीय प्रदूषण को जो हमें जांच करना है वो हमारी किससे हो जाएगी, इससे। ठीक है, और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, आगे देखिए कि MPN क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल जो नंबर होता है, सर्वाधिक संभाव्य संख्या के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जल में सीवेज होता है या जलमल बोल सकते हैं, जैव अवशिष्ट हो गया, किसी भी प्रकार का जैव अवशिष्ट होता है, जब वह मिल जाता है तो इसके अधिकता की वजह से क्या होता है, ई कोलाई की संख्या बढ़ जाती है, और ई कोलाई की संख्या क्या करेगी, सर्वाधिक संभाव्य संख्या कहलाती है। और ई कोलाई ही डिसाइड करता है कि कौन सा जल पीने योग्य है और कौन सा जल पीने योग्य नहीं है। तो जल प्रदूषण की समस्या या जल प्रदूषण के बारे में भी ई कोलाई से हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दो हो गए यहाँ, सर्वाधिक संभाव्य संख्या के बारे से आप जल प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं, और इसके बाद बीओडी के बारे से आप के द्वारा आप जल प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, लाइकेन के बारे में देख लीजिए। लाइकेन क्या होता है कि वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा संवेदनशील होता है, सूचक होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है वायु प्रदूषण के प्रति, इसलिए इसको क्या माना जाता है, वायु प्रदूषण का सूचक। क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों के पास जो उसका अर्बन एरिया का जो पेरीफेरी एरिया होता है, वहाँ लाइकेन का विकास नहीं हो पाता है। पिगोबियन कर का संबंध प्रदूषण टैक्स से है, जैसे तंबाकू पर जो लग रहा है, कार्बन जो अधिक उत्पादन करने वाली कंपनी पर जो लगने वाला कर होता है, उसे हम पिगोबियन कर के नाम से जानते हैं। ऑयल जैपिंग क्या होती है कि आप जानते हैं कि जब तेल टैंकर समुद्र में टक्कर किसी प्रकार से हो जाती है तो ऑयल की एक परत जम जाती है, उसे ऑयल जैपिंग के नाम से जानते हैं। मॉरिशस में भी हाल में ही 2020 में घटना हुई थी। तो स्यूडोमोनास नाम का एक सूक्ष्मजीव होता है, अगर इसको आप डाल देंगे तो जो ऑयल जैपिंग होती है इसको ख़त्म कर देगा। तो किसका प्रयोग किया जा सकता है, आपको ध्यान रख रहे हैं ऑयल जैपिंग के लिए, स्यूडोमोनास का। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो ये एक प्रकार का वायरस है। क्या है, एक प्रकार का ये वायरस है जो गंगा नदी में पाया जाता है, और इसीलिए क्या होता है, गंगा नदी का जो जल होता है वो उसमें क्या होता है, किसी प्रकार की गंध नहीं आती है, वह हरदम क्या होगा, शुद्ध रहता है। तो किसके वजह से रहता है, बैक्टीरियोफेज की वजह से।
और गंगा प्राधिकरण 1985 इसके लिए चलाया गया है, गंगा प्राधिकरण जो से गंगा की सफाई की जा सकती है। और 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण है ना, 1995 में कब राष्ट्रीय नदी इसका ध्यान रखेंगे संरक्षण प्राधिकरण चालू किया गया है, ठीक है। और गंगा प्राधिकरण 1985। आइए कुछ चीज़ें और इसमें देख लेते हैं। कुछ गैसेस हैं इंपॉर्टेंट जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित हैं, तो आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। MPPSC में क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कार्बन यौगिक देखते हैं, ठीक है। कार्बन यौगिक के बारे में क्या देखना है कि कार्बन जो यौगिक होते हैं, कार्बन यौगिक जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलते हैं और इसका प्रभाव क्या होता है कि हरित जो गैस है उसका बढ़ जाता है और श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है और श्वसन संबंधी समस्याएं। तो कार्बन के जो यौगिक हैं, चाहे वो CO2 हो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलते हैं, ठीक है। सल्फर के यौगिक ध्यान रखेंगे, सल्फर के यौगिक कहाँ से निकलते हैं। सल्फर के यौगिक आप देख रहे होंगे इसमें कि सल्फर के यौगिक ताप संयंत्र से निकल रहे हैं और रिफाइनरी से निकल रहे हैं, ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट से। तो सल्फर के यौगिक कहाँ से निकल रहे हैं, ताप संयंत्र, रिफाइनरी और ज्वालामुखी से। इसका प्रभाव आप जानते हैं, अम्लीय वर्षा होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग, श्वसन संबंधी समस्याएं होंगी और पौधों की जो क्लोरोफिल होगा उसमें क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नाइट्रोजन के यौगिक भी ताप संयंत्र से निकलते हैं और जो मोटर वाहन यूज़ करते हैं इसके द्वारा, इससे भी प्रभाव क्या होता है, अम्लीय वर्षा इसका मुख्य कारण रहेगा। फिर मीथेन देखिए, मीथेन प्राकृतिक स्रोतों से निकलती है, जैसे आर्द्र भूमि हो गई, धान के खेत हो गए, और इसका प्रभाव क्या होगा, ग्रीन हाउस में योगदान रहेगा। फिर इसके बाद देखिए निलंबित कण, ये PM इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है PM10 होता है, ठीक है, और एक क्या होता है PM5 होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखें आपको, PM5 और PM10। अब इसमें क्या होगा कि जो ये निलंबित कण होते हैं इसका प्रभाव क्या होता है, ये क्या करते हैं कि दृश्यता को कम कर देंगे और जो ब्लड कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो इसका निर्माण कहाँ से निकलते, सबसे ज़्यादा जो निकलते वो जो वाष्प जनित जो हम यहाँ संयंत्र लगाते हैं, थर्मल जो पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे निकलता है। हाइड्रोकार्बन के साथ यहाँ बेंजीन आपको ध्यान रखना, मुख्यतः बेंजीन से कैंसर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोटर वाहन और पेट्रोलियम उद्योग से सबसे ज़्यादा बेंजीन निकलती है, तो बेंजीन को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना, पेट्रोल में मिलाई जाती है। तो कैंसर का कारण प्रमुख क्या है, बेंजीन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन कैंसर के क्या कारण है, तो बेंजीन को आप ध्यान रखेंगे। फिर CFC हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर और स्प्रे से निकलती है। भूमंडलीय ऊष्मन और ओजोन क्षरण के लिए मुख्यतः योगदान कि कौन कर रहा है, CFC। O3 के बारे में आप जानते हैं। फिर सीसा, लेड किसको प्रभावित कर रहा है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है मोटर वाहन से, क्योंकि पेट्रोल में सीसा को मिलाया जाता है ऑक्टेन संख्या को प्राप्त करने के लिए, इसलिए क्या होगा कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। फिर रेसे, कपास या जो ऊन इंडस्ट्री होते हैं, यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है। कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है, एस्बेस्टस जो खनन में काम कर रहे हैं या निर्माण उद्योग में काम कर रहे हैं वो प्रभावित होते हैं। श्वसन संबंधी समस्याएं, कैंसर हो जाता है, लंग्स कैंसर होता है। स्मोक को ध्यान रखेंगे, स्मोक आँखों को जलन और श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है और यह द्वितीयक प्रदूषक है। तो ये आपको चार्ट पूरा ध्यान रखना है, 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यह इम्पोर्टेंट है कि आपको यह पता हो कि आपको जोड़ी मिलाने के लिए भी आ सकता है कि कौन सा जो गैस है, कौन सी गैस और किसको प्रभावित कर रही है, उससे कौन सी डिजीज़ उत्पन्न होती है। हालांकि कुछ जो भारी मटेरियल्स हैं उनको हम लोग अलग से देख लेंगे कि कौन सी डिजीज़ उससे उत्पन्न हो रही है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।